वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस फ्लो मैप और डायनेमिक मैप, थीमेटिक मैप्स, देयर कंसेप्ट एंड देयर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन लाइक डॉट मैप्स, कोरोप्लिथ मैप एंड आइसोप्लिथ मैप। सो सबसे पहले फ्लो मैप या चार्ट का मतलब क्या होता है। फ्लो मैप और फ्लो चार्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ एंड मैप। फ्लो चार्ट और फ्लो मैप ग्राफ और मैप दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट्स इज ड्रॉन टू शो द फ्लो ऑफ कमोडिटीज और पीपल बिटवीन द प्लेसेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। एक प्लेस एज अ ओरिजिन से दूसरे प्लेस एज अ डेस्टिनेशन के बीच में कमोडिटीज का, पीपल्स का या और भी किसी चीज के फ्लो को हम दिखाने के लिए जनरली फ्लो मैप या चार्ट का यूज करते हैं। और इसे हम कई बार फ्लो मैप के साथ साथ डायनेमिक मैप भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट मैप विच शोज द नंबर ऑफ पैसेंजर्स व्हीकल्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट का मतलब क्या है कि जो दो स्टेशन एज अ ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में कमोडिटीज के फ्लो को दिखाता है। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फ्लो मैप और चार्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन मैप. These charts are drawn using the lines of proportional width. अब यहाँ पे अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि हम जनरली फ्लो मैप या चार्ट को बनाने के लिए किस प्रकार की चीज़ों का यूज़ करते हैं, योर आंसर विल बी प्रोपोर्शनल विदित या लाइन के विदित को कम करके या ज़्यादा करके हम उसमें रिप्रेजेंट होने वाले कंपोनेंट्स को उसके फीचर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मेनी गवर्नमेंट एजेंसीज प्रिपेयर फ्लो मैप्स टू शो डेंसिटी ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन डिफरेंट रूट्स। अगर किसी अर्बन सेंटर को देखें तो अर्बन सेंटर से किस डायरेक्शन में हमें पीक आवर में हमें व्हीकल्स की डेंसिटी या उसका क्राउडनेस या उसका कंजेशन हमें ज़्यादा दिखता है और किस रूट में हमें उसका कम दिखने के लिए मिलता है। हम इन सभी फीचर को फ्लो मैप या चार्ट के थ्रू दिखा सकते हैं। यहाँ पे भी कई बार प्रैक्टिकल एग्जामिनर में हमसे एक्सटर्नल हमसे ये पूछते हैं कि फ्लो मैप चार्ट क्या है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है या फिर इसे कंस्ट्रक्ट क्यों किया जाता है। The flow maps charts are generally drawn to represent two different types of data. अब देखिए इस flow map या chart का यूज करके हम two different types of data को जनरली दिखा सकते हैं। नंबर वन, number and frequency of the vehicles as per the direction of their movement. किसी भी शहर से पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जो व्हीकल्स है उसकी नंबर कितनी है और कितने देर में वहाँ पे गाड़ियाँ आ जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी को दिखा सकते हैं। नंबर टू, द नंबर ऑफ द पैसेंजर्स एंड और द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड। पैसेंजर्स का मूवमेंट उस रूट में कितना है और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन या उसकी क्वांटिटी उस रूट में कितना ट्रांसपोर्ट हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे फ्लो मैप या फ्लो चार्ट को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है इसे विशेष तौर पे समझिए। और रूट मैप जहाँ पे हमें हर एक रूट की जानकारी होनी चाहिए कि किस रूट में कितने व्हीकल्स या कितने पैसेंजर का फ्लो हो रहा है। टेबल 3.8 में अब यहाँ पे दिल्ली का एग्जाम्पल दिया गया है। ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ट्रेन 50, न्यू दिल्ली से निजामुद्दीन में 40। इस तरीके से दिल्ली की डिफरेंट ट्रेन रूट्स में नंबर ऑफ ट्रेन्स का मूवमेंट उस पर्टिकुलर रूट में एज अ रूट मैप हम यहाँ पे फिगर या टेबल 3.8 में देख पा रहे हैं। नंबर टू, द डेटा पर्टेनिंग टू द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज, नंबर ऑफ व्हीकल्स। ये नंबर सी, द सिलेक्शन ऑफ अ स्केल। अब देखिए जितने भी हमने ग्राफ, चार्ट, मैप को अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है उसमें एक सूटेबल मेथड की बात हर जगह आ रही है। सेकंड नंबर पे उसमें एक सूटेबल स्केल की भी बात आती है कि हम उसमें जिस भी चीज़ों को शो कर रहे हैं उसे अच्छे तरीके से शो करते हुए हम उसे बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसे मेज़र भी कर सकते हैं। उसके लिए अप्रोप्रिएट स्केल को भी सेलेक्ट करना जरूरी है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 3.10 में आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट अ फ्लो मैप to represent the number of trains running in Delhi and the adjoining areas as given in table 3.8। अब इसे कंस्ट्रक्ट करने में किस किस प्रकार की चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग एरियाज का हमें एक आउटलाइन मैप चाहिए। Select a scale to represent the number of trains. Here the maximum number is 50. अगर इस चार्ट में अगर आप देखें तो ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली रूट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन को जो दिखाया गया है वो हमें दिख रहा है 50। लेकिन वहीं अगर
प्रहलादपुर या पालम विहार के बीच में देखें तो नंबर ऑफ ट्रेन्स को दिखाया गया है 12। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर आप 50 देख पा रहे हैं और मिनिमम नंबर नॉट 12 सॉरी मिनिमम नंबर आप उद्योग नगर और टिकरी कला के बीच में मिनिमम नंबर आप यहाँ पे किसको देख पा रहे हैं 6 को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम 50 का है, मिनिमम 6 का। इफ वी सेलेक्ट अ स्केल, अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम को ध्यान में रखते हुए हम कैसे यहाँ पे स्केल को सेलेक्ट करें। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ वी सेलेक्ट अ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ट्रेन, अगर 1 सेंटीमीटर 50 ट्रेन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम नंबर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय, अगर 1 सेंटीमीटर के द्वारा हम 50 ट्रेन को रिप्रेजेंट कर सके तो मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक 10 मीटर के स्ट्रिप का या 10 मिलीमीटर के स्ट्रिप का, सॉरी नॉट 10 मीटर, 10 मिलीमीटर के स्ट्रिप का एंड 1.2 मिलीमीटर थिक लाइंस का हम जनरली यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मैं फिर इसे बता रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर बराबर हम 50 ट्रेन्स को दिखा रहे हैं, लेकिन एक और 50 और एक और 6, इन दोनों एज अ मैक्सिमम और मिनिमम ट्रेन के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हुए हम एक 10 मिलीमीटर के स्ट्रिप का यूज कर रहे हैं और 1.2 मिलीमीटर के हम स्ट्रिप का या थिक लाइंस का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगले पेज में अगर आप देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 फिगर दिया हुआ, एक दिया हुआ फिगर 3.9 और एक यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 3.10। 3.9 के द्वारा दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग एरियाज का हमने यहाँ पे एक रूट मैप दिखाया हुआ है और 3.10 में हम उसी रूट मैप में डिफरेंट विद्युत के स्ट्रिप का, जिसे प्रोपोर्शनल विद्युत हमने थोड़ी देर पहले कहा था, डिफरेंट विद्युत के स्ट्रिप का यूज करते हुए हमने डिफरेंट रूट्स में उसके व्हीकल्स के नंबर, उसके फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करते हुए हमने यहाँ पे फ्लो मैप या हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट को क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे अगर डी में देखें, ड्रॉ अ टेरेस्ड स्केल as legend and choose distinct sign or symbol to show the nodal points within the strip। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको बीच बीच में यहाँ पे कुछ वाइट कलर्स के या वाइट से बना हुआ आपको यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है जो डिफरेंट नोडल सेंटर या इंपॉर्टेंट सेंटर लाइक द टिकरी कला, उद्योग नगर, पालम विहार, बदरपुर, मोहन नगर, नंदनगरी, शालीमार बाग, ओल्ड दिल्ली, निज़ामुद्दीन, न्यू दिल्ली, दे ऑल आर द इम्पॉर्टेंट नोडल पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, टेरेस्ड स्केल। तो टेरेस्ड स्केल का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हमने स्केल को एज अ लेजेंड या एज अ इंडेक्स हमने सीढ़ीदार फॉर्म में या सीढ़ी के फॉर्म में हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, 50,000 क्यूसेक के फॉर्म में, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000 एंड 5,000। तो यहाँ पे ले सकते हैं 5 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड फाइनली 40 to 50,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल 3.10 को देखें, कंस्ट्रक्ट अ वाटर फ्लो मैप ऑफ गंगा बेसिन एज शोन इन फिगर 3.11। ट्रैफिक वाला जो एग्जाम्पल दिया गया था, उसी ट्रैफिक वाले एग्जाम्पल के लिए आप फिगर 3.10 के नीचे आप यहाँ पे टेरेस्ड मैप को या टेरेस्ड स्केल को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेन्स 5 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये ट्रेन वाले एग्जाम्पल के लिए। अगर अगले एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे 3.10 में यहाँ पे गंगा रिवर बेसिन में वाटर का फ्लो को दिखाते हुए हमने यहाँ पे एक फ्लो मैप या हमने यहाँ पे एक डायनेमिक मैप बनाने की कोशिश करी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.12 में।
अब इसके कंस्ट्रक्शन के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना जरूरी है? टेक अ स्केल एज अ स्ट्रिप। अब देखिए फ्लो मैप और फ्लो चार्ट में ध्यान रखना है कि स्केल को हम यहाँ पे एज अ स्ट्रिप ले रहे हैं और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू ली गई है 1 सेंटीमीटर विदित इज इक्वल टू 50,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर। मैं फिर बता रहा हूँ 1 सेंटीमीटर विदित इज इक्वल टू 50,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर। क्यूसेक्स की बात करें या क्यूमेक्स की बात करें, आप लोगों ने क्लास 11 में ड्रेनेज चैप्टर में पढ़ा होगा, जो एक वाटर के वॉल्यूम को दिखाता है या एक वाटर के रिजाइम को बताता है कि पर्टिकुलर ईयर में कि उस वाटर या उस रिवर का वॉल्यूम क्या है वहाँ पे। मेक द डायग्राम एज शोन इन फिगर 3.12। अब देखिए यहाँ पे स्केल को देखिए तो यहाँ पे तो स्केल में जनरली क्या बताया गया कि 1 सेंटीमीटर विदित में हमने 50,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब अगर आप इसके डेटा को देखेंगे, जो यहाँ पे डेटा दिया गया है, आप यहाँ पे डेटा को देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे डेटा को देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल 66, 57, 9, 50, 7, 6, 5, तो ये इसके ट्रिब्यूटरीज को दिखाया जा रहा है और इस मेन रिवर के द्वारा 66,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर वॉल्यूम को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखिए अगर 66 है तो यहाँ पे उसके स्ट्रिप की विड्थ भी सबसे ज़्यादा आपको दिख रही है यहाँ पे। अगर हम इसमें सबसे छोटे वैल्यू को अगर लें तो सबसे छोटा वैल्यू हमें यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो सबसे नैरो विड्थ के स्ट्रिप का हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो हमने स्ट्रिप के विड्थ को एक पर्टिकुलर स्केल के आधार पे डिटरमाइन करके हम डिस्ट्रीब्यूशन मैप, हम डायनेमिक मैप या फ्लो चार्ट का जनरली क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब जो अभी थोड़ी देर पहले बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप, उसी डिस्ट्रीब्यूशन मैप का मतलब ही होता है एक ऐसा मैप जो थीम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन या थीम बेस्ड कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन हमें देता है, जिसे हम लोग थीमेटिक मैप के साथ साथ कई बार डिस्ट्रीब्यूशन मैप भी कहते हैं। ग्राफ एंड डायग्राम सर्व अ यूजफुल पर्पस in providing a comparison between the internal variations within the data of different characteristics represented। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ को डिस्कस किया था, चाहे वो लाइन ग्राफ हो चाहे वो बार ग्राफ हो, और जिसका यूज़ करके हम एक इमीडिएट कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे बात आती है कि हम यहाँ पे थीमेटिक मैप का मतलब या थीमेटिक मैप को फिर हम क्यों यूज़ करते हैं। थीमेटिक मैप का मतलब ही होता है एक ऐसा मैप जो थीम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन या थीम बेस्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं हमारे सामने रखता हो। फॉर एग्जांपल एक ऐसा मैप जिसमें हम टेम्परेचर को शो करना चाहें, रेनफॉल को शो करना चाहें, क्लाउड कवर को शो करना चाहें, अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शो करना चाहें, एक ऐसा मैप जिसमें हम स्पेसिफिक गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर शो करना चाहें, दे ऑल आर कम्स अंडर thematic map along with distribution map. The use of graph and diagrams at times fails to produce a regional perspective, hence a variety of maps may also be drawn to understand the patterns। कई बार हम मैप, डायग्राम, चार्ट के द्वारा हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स को, चाहे वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो चाहे वो ग्राफिकल एनालिसिस हो, उसे दिखाते हैं। लेकिन कई बार हम उसके रीजनल वेरिएशन को अगर दिखाना चाहें, पर्टिकुलर थीम को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें, तो उसके लिए हमें थीमेटिक मैप को ही प्रायोरिटी या प्रायोरिटाइज करना होता है। और रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर किसी प्रकार का वेरिएशन है वन एरिया टू अनदर एरिया में, इज देयर एनी टाइप ऑफ वेरिएशन, सो वी जनरली प्रेफर द थीमेटिक मैप और द डिस्ट्रीब्यूशन मैप। अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि अगर एक जगह से दूसरी जगह में अगर किसी भी कारण से अगर उसके फीचर में वेरिएशन मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर 4 जगह है A, B, C
डी यहाँ पे प्रोडक्शन कुछ और है, यहाँ पे प्रोडक्शन किसी और चीज़ का है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है। तो स्पेशियल वेरिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को या फीचर को परफेक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस प्रकार के मैप को यूज़ करते हैं हम उसे ही थीमेटिक मैप कहते हैं। अब थीमेटिक मैप को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट जनरली होती है? सबसे पहले स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल का हमें एक डेटा चाहिए। सेकेंड थिंग, हमें आउटलाइन मैप चाहिए जिसके द्वारा हम उसके डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज बने हुए हों और उसमें हम उस एरिया को प्रॉपरली क्या कर सके, स्टडी कर सके। उस रीजन का या उस पर्टिकुलर एरिया का हमें एक फिजिकल मैप चाहिए जिसमें फिजिकल फीचर लाइक द फिजियोग्राफिक फीचर, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीफ, ड्रेनेज, इन सभी चीज़ों के बारे में हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बिकॉज जब हम किसी भी थीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, चाहे वो वीट प्रोडक्शन की बात करें, चाहे वो टेम्परेचर की बात करें, तो किस एरिया में किस प्रकार की जोग्राफी, किस प्रकार के फीचर दिखते हैं, ये प्लॉट करने के पहले या इस चीज़ को प्लॉट करने के पहले हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन वहाँ पे होनी चाहिए। अब है थीमेटिक मैप को ड्रॉ करने का या बनाने का कौन कौन सा बेसिक रूल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सवाल एक्सटर्नल हमसे पूछते हैं कि व्हाट आर द बेसिक रूल्स फॉर ड्राइंग थीमेटिक मैप। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मैप, चार्ट्स, ग्राफ, डायग्राम को बनाने के जनरल रूल्स या सुटेबल मेथड है, स्केल है, डिज़ाइन में लेजेंड था, इंडेक्स था, स्केल था, डायरेक्शन था। उसी तरीके से थीमेटिक मैप को बनाने के लिए भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। द ड्राइंग ऑफ द थीमेटिक मैप्स मस्ट बी केयरफुली प्लान, प्रॉपरली प्लान और केयरफुली प्लान होनी चाहिए। द फाइनल मैप शुड प्रॉपरली रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि थीमेटिक मैप में कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ थीमेटिक मैप। नंबर 1, जिस एरिया का वो शो कर रहा है, जिस चीज को वो शो कर रहा है, नेम ऑफ द एरिया मस्ट बी मेंशन। टाइटल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, वो किस चीज को, किस चीज की डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, ये जरूर मेंशन होना चाहिए। उस डेटा का सोर्स क्या है, हमने कहाँ से वो डेटा लिया है, किस ईयर का डेटा है, जिसे हम थीम बेस्ड प्रेजेंटेशन या थीम बेस्ड मैप के द्वारा क्या कर रहे हैं, उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिकेशन ऑफ सिंबल्स, साइंस, कलर्स, शेड, डिफरेंट प्रकार के फीचर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स का, साइंस का, डिफरेंट कलर्स का, इवन डिफरेंट शेड्स का भी यूज कर सकते हैं ताकि डिफरेंट फीचर को हम डिफ्रेंशिएट करके रिप्रेजेंट कर सकें। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द थीमेटिक मैपिंग इज स्केल। स्केल की बात हर जगह आ रही है और कई बार एक्सटर्नल हमसे यहाँ पे स्केल का मतलब भी पूछते हैं, क्या होता है स्केल का मतलब। और फाइनली इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल मेथड्स आर गुड बट ऑल मेथड्स आर नॉट गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। इसीलिए यहाँ पे सुटेबल मेथड की भी बात आती है कि जिस थीमेटिक मैपिंग का आप यूज़ करना चाह रहे हैं या थीमेटिक मैपिंग को आप बना रहे हैं, थीमेटिक मैपिंग के काम को कर रहे हैं, वहाँ पे किस सुटेबल मेथड का यूज़ करके हम उस थीमेटिक मैप को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे थीमेटिक मैप के हम डिफरेंट टाइप्स को, उनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखिए यहाँ पे 2 सवाल बन सकते हैं कि थीमेटिक मैप कितने प्रकार के होते हैं और थीमेटिक मैप के जो प्रकार हैं उनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे है। सो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आप यहाँ पे देखें, डॉट मैप्स, कोरोप्लेथ मैप्स and finally isopleth map, they all are the different types of thematic map as dot map, choropleth map and isopleth map। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है, they all classifications are based on method of कंस्ट्रक्शन। हम इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करें, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीमेटिक मैप, फॉर एग्जांपल डॉट मैप, कोरोप्लेथ मैप एंड आइसोप्लेथ मैप। और भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली डॉट मैप, कोरोप्लेथ मैप और आइसोप्लेथ मैप को ही इन डिटेल डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले थीमेटिक मैप को एक बार फिर समझते हैं। द थीमेटिक मैप्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन इज द क्वांटिटेटिव and second one is the qualitative or non-quantitative. So 2 different types of thematic maps.
quantitative and non-quantitative or qualitative. The quantitative maps are drawn to show the variations within the data. अब देखिए क्वांटिटेटिव मैप जिसे हम लोग कई बार स्टैटिस्टिकल मैप भी कहते हैं, जो एक ही डेटा में अगर किसी कारण से वेरिएशन है, अगर मैं बोलूं कि एक बहुत बड़े एरिया को लिया जा रहा है लेकिन उस बहुत बड़े एरिया में अलग अलग एरिया में हमें अलग अलग अमाउंट ऑफ रेनफॉल दिखने के लिए मिलता है. फॉर एग्जाम्पल द मैप्स डिपिक्टिंग एरियाज रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, 100 to 200 centimeter rainfall, 50 to 100 centimeter rainfall and less than 50 centimeter of rainfall, they all are the examples of thematic map and specifically the quantitative map. So they all quantitative maps are also called statistical map. तो यहाँ पे quantitative map जो एक ही डेटा में हमें वेरिएशन को दिखाता है और नंबर वाइज वेरिएशन को दिखाने के कारण they are also called the statistical with quantitative map. But on the other hand, the qualitative or the non-quantitative maps are depict the non-measurable characteristics in the distribution. जो measurable characteristics को दिखाएं हम उसे बोलते हैं quantitative, और जो non-measurable characteristics को दिखाएं हम उसे non-quantitative और qualitative map कहते हैं. For example, such as a map showing high and low rainfall receiving area and areas of high rainfall अगर मैं बोलूँ तो ये क्वालिटेटिव या नॉन क्वांटिटेटिव मैप है, लेकिन एरियाज मोर देन 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल बोलो तो वो क्वांटिटेटिव या स्टैटिस्टिकल मैप के तहत अंदर थीमेटिक मैपिंग आएगा. दीज मैप्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटेटिव मैप, जो थोड़ी देर पहले हमने बताया. इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू डिस्कस द ऑल टाइप्स ऑफ मैप हियर, सो वी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप कम्स अंडर द थीमेटिक मैप, द डॉट मैप, द कोरोप्लेथ मैप एंड द आइसोप्लेथ मैप. अब डॉट मैप का मतलब क्या? डॉट मैप का कि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसा मैपिंग, एक ऐसा मैप जिसे रिप्रेजेंटेशन में हम जनरली डॉट्स का डिफरेंट या इक्वल साइज का डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के स्केल को यूज कर रहे हैं. इक्वल साइज का या सेम साइज के डॉट का यूज करके अगर रिप्रेजेंटेशन हो मैप में, हम उसे ये डॉट मैप से डॉट मैपिंग कहते हैं. द डॉट मैप्स आर ड्रॉन टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेनोमेना सच एज पॉपुलेशन, कैटल, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. अब देखिए यहाँ पे सवाल आ रहा है कि डॉट मैप क्या है, डॉट मैप को क्यों यूज करते हैं और डॉट मैप का यूज करके किस किस प्रकार के फीचर को दर्शा सकते हैं या दिखा सकते हैं. तो यहाँ पे पॉपुलेशन को दिखा सकते हैं, कैटल के पॉपुलेशन को दिखा सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्रॉप को दिखा सकते हैं. द डॉट्स ऑफ सेम साइज, अब देखिए डॉट्स के साइज सेम होनी चाहिए. द डॉट्स ऑफ सेम साइज एज पर चूजन स्केल आर मार्क्ड ओवर द गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स टू हाईलाइट द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमें एक ऐसा मैप चाहिए जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज या यूनिट्स बने हुए हैं और उस विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज में हम पॉपुलेशन या नंबर ऑफ कैटल्स या टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को डॉट मैप का यूज करके परफेक्टली दिखा सकते हैं. अब फिर इसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप ऑफ द गिवन एरिया शोइंग स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक बाउंड्रीज. अब कोई भी एरिया का हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव, चाहे वो स्टेट का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, ब्लॉक का हो, जिले का हो, तहसील का हो, ताकि जिस भी लेवल पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना हो हम उस लेवल पे उसे दिखा सकते हैं. सेकेंड थिंग, स्टेटिस्टिकल डेटा ऑन सेलेक्टेड थीम फॉर द चूजन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. अब जिस एरिया में अगर मैं बोलूं कि मुझे झारखंड में नंबर ऑफ कैटल दिखाना है, तो नंबर ऑफ कैटल कहाँ है ये मैप में दिखा सकते हैं कितना है, लेकिन उस जिले में नंबर ऑफ कैटल कितने हैं उसका एक स्टेटिस्टिकल डेटा हमें कहीं ना कहीं किसी ऑफिस से निकालना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, द सेलेक्शन ऑफ अ स्केल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए डॉट. अब देखिए फिर यहाँ पे स्केल की बात करें. विदाउट स्केल हम ना तो प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट करके उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ना ही रिप्रेजेंटेटेड चीज़ों को बाद में प्रॉपरली मेजर कर सकते हैं विदाउट एनी स्केल. सो स्केल हियर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. फिजियोग्राफिक मैप ऑफ द रीजन, स्पेशली रिलीफ एंड ड्रेनेज मैप. अब देखिए जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें उसके फिजियोग्राफी और उसके ड्रेनेज को भी देखना है कि कहाँ पे माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, कहाँ पे वाटर के सोर्सेस हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम उसमें फीचर्स को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये तो हो गया रिक्वायरमेंट. अब रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपको किन सावधानियों को भी ध्यान में रखे जाने की एज ए प्रिकॉशन जरूरत है. द लाइन्स demarcating the boundaries of various administrative units
शुड नॉट बी वेरी थिक एंड बोल्ड। कहने का मतलब क्या है कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री वाले मैप को लेते हैं, चाहे वो स्टेट के बने हुए हो, जिले के बने हुए, ब्लॉक के बने हुए, तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की बाउंड्री बहुत ज़्यादा बोल्ड या थिक नहीं दिखनी चाहिए, अदरवाइज डॉट्स वहाँ पे कम दिखेंगे और वो बाउंड्री हमें ज़्यादा विजिबल होगी। इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है। एंड द सेकेंड थिंग, ऑल डॉट्स शुड बी सेम साइज। जब हम डॉट्स के साइज को बढ़ाएंगे तो फिर वो डिफरेंट स्केल में चला जाएगा। जब हमें एक ही प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाना है तो वहाँ पे डॉट्स का साइज एज पर स्केल सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम इसे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। एग्जाम्पल 3.12 में आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्ट अ डॉट मैप टू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन डेटा ऑफ 2001 एज गिवन इन टेबल 3.9। तो टेबल 3.9 में पॉपुलेशन डेटा 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेट्स का दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 30 स्टेट्स का दिया गया है। अब यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन आप देख रहे हैं कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल अगर यूपी का पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे, या किसी स्टेट में लाइक द गोवा का या अरुणाचल प्रदेश का अगर पॉपुलेशन यहाँ पे कम है, तो हम यहाँ पे एक डॉट को स्केल के आधार पे कुछ वैल्यू दे के उसके टोटल पॉपुलेशन में उस वैल्यू को डिवाइड करके हम नंबर ऑफ डॉट्स को यहाँ पे क्या करते हैं, निकालते हैं, जो अगले पेज में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो सीरियल नंबर, स्टेट यूटीज, टोटल पॉपुलेशन एज वेल एज नंबर ऑफ डॉट्स। अब नंबर ऑफ डॉट्स को कुछ इस तरीके भी समझ सकते हैं कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उसको एज ए डॉट रिप्रेजेंट करने वाले नंबर ऑफ डॉट्स भी सबसे ज़्यादा आपको यूपी में 1660 के साथ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब अगले पेज में अगर आप इसे देखें तो यहाँ पे आप डॉट मैप को देख पा रहे हैं। यहाँ पे इंडिया, टाइटल पॉपुलेशन, सब टाइटल 2001 जिस साल का वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप एज ए इंडेक्स और एज ए लेजेंड क्या देख पा रहे हैं, 1.2 लाख पर्सन्स को यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे डॉट्स के साइज को देखिए, सारे डॉट्स आपको इक्वल साइज के दिख रहे हैं, और जहाँ पे पॉपुलेशन लाइक यूपी में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो यूपी में आपको नंबर ऑफ डॉट्स भी सबसे ज़्यादा। अब देखिए, आप यूपी और बिहार के बीच के बाउंड्री को अगर आप देखिए, आपको बिल्कुल भी हल्के कलर से बाउंड्री दिख रहा होगा, जो सबसे पहला प्रिकॉशन था, याद करिए। अगर आप सेकंड नंबर पे देखें तो महाराष्ट्र दिख सकते हैं, थर्ड नंबर पे देखें आप बिहार को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा तो प्रोपोर्शनली उसको स्केल वाइज मेजर करते हुए नंबर ऑफ डॉट्स भी हमें उतनी ही ज़्यादा इस डॉट मैप वाले थीमेटिक मैपिंग में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे। अब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में अगर डॉट मैप के आए, सेलेक्ट द साइज एंड वैल्यू ऑफ अ डॉट। सबसे पहले डॉट का हमें साइज लेना है और फिर हमें उसकी वैल्यू देनी है। डिटरमाइन, अब वैल्यू पे कैसे देंगे, डिटरमाइन द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच स्टेट यूजिंग द गिवन स्केल। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डॉट्स इन महाराष्ट्र विल बी 96752 और इसको आप 1 लाख से अगर आप डिवाइड कर दो, राउंड फिगर में अगर हम इसे 968 भी मान लें, और उसका जो फ्रैक्शनल साइज होगा वो मोर देन 0.5 हमें यहाँ पे लेना है। प्लेस ऑफ डॉट्स इन ईच स्टेट एज पर द डिटरमाइंड नंबर इन ऑल स्टेट्स। उस स्टेट का पॉपुलेशन जितना है तो प्रोपोर्शनली उस स्टेट में उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हुए नंबर ऑफ डॉट्स भी उतने ही होने चाहिए। कंसल्ट द फिजियोग्राफिक रिलीफ मैप ऑफ इंडिया। अब उस स्टेट में देखना कि कहाँ पे माउंटेन, प्लेटू, प्लेन में ऑब्वियसली पॉपुलेशन का साइज ज़्यादा होता है, प्लेटू एरिया में कम और माउंटेनियस एरिया में सबसे कम होता है। तो इस डॉट मैप में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाते हुए हमें फिजियोग्राफिक फीचर को भी ध्यान में रखना जरूरी है। टू आइडेंटिफाई माउंटेनियस, डेजर्ट, स्नो कवर्ड एरियाज एंड मार्क लेजर पॉपुलेशन ऑफ डॉट्स इन सच एरिया। जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, अगर मैं बोलूँ कि प्लेन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डॉट आप वहाँ पे ज़्यादा दिखाएंगे। अगर माउंटेनियस एरिया में पॉपुलेशन कम है तो उसको रिप्रेजेंट करते हुए डॉट्स की संख्या माउंटेनियस एरिया में कम और प्लेन एरिया में ज़्यादा होगी। सो दे ऑल आर द बेसिक फीचर्स ऑफ डॉट मैप्स। द अनदर फीचर इज द कोरोप्लेथ मैप। द कोरोप्लेथ मैप्स, अब देखिए यहाँ पे 2 सवाल पूछा जा सकता है कि कोरोप्लेथ मैप क्या है और क्यों कोरोप्लेथ मैप को यूज करते हैं इफ वी हैव ऑलरेडी एज अ थीमेटिक मैप डॉट मैप। तो कोरोप्लेथ मैप्स आर ऑल्सो ड्रॉन टू डिपिक्ट
द डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स एज दे आर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। अगर मैं बोलूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, जिला वाइज, ब्लॉक वाइज, तहसील वाइज, गांव वाइज अगर हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो, तो सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे कोरोप्लेथ मेथड या कोरोप्लेथ मैप जनरली होता है। दीज मैप्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन डेंसिटी। ये ध्यान देंगे कि हम कोरोप्लेथ जैसा कि डॉट मेथड का या डॉट मैप का यूज करके नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कैटल के पॉपुलेशन को या क्रॉप्स को दिखा सकते हैं, लेकिन कोरोप्लेथ मैप का यूज करके पॉपुलेशन नहीं, उसकी डेंसिटी को दिखाते हैं, लिटरेसी को दिखाते हैं, ग्रोथ रेट्स को दिखाते हैं, सेक्स रेशियो को दिखाते हैं और भी कई अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स को दिखा सकते हैं। तो कोरोप्लेथ मैप को ड्रॉ करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? अ मैप ऑफ द एरिया डिपिक्टिंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के मैप की रिक्वायरमेंट डॉट मैप में भी थी और कोरोप्लेथ मैप में भी है। स्टेटिस्टिकल डेटा जो किसी जिले का, किसी स्टेट का, किसी आप बोल सकते हैं तहसील का, ब्लॉक का हो, जिसे हमें मैप में कोरोप्लेथ मैप में शेड के द्वारा रिप्रेजेंट करने की या प्लॉट करने की जरूरत हो। किस प्रकार के स्टेप्स को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे? अब ये जो कोरोप्लेथ मैप है ये एक्सटर्नल एग्जाम में मोस्ट ऑफ द आप बोल सकते हैं टीचर के द्वारा जनरली ये पूछा जाता है कि आपको एक मैप दे दिया जाएगा और वहाँ पे कुछ डेटा दे दिया जाएगा और उस डेटा को आपको सॉर्ट करके वहाँ पे कोरोप्लेथ मैप का यूज़ करके डिफरेंट शेड के द्वारा आपको उसके डिस्ट्रीब्यूशन को थीमेटिक मैप के माध्यम से दिखाना है यहाँ पे। तो किस किस स्टेप्स को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे? अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमें डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग फैशन में क्या कर लेना है? अरेंज कर लेना है। 5 कैटेगरीज हमें बनानी है, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो एंड वेरी लो। द इंटरवल, अब देखिए इंटरवल यहाँ पे कैसे निकालेंगे? इंटरवल निकालने का एक यहाँ पे फॉर्मूला या एक यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होती है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है दोनों के बीच के डिफरेंस को निकालेंगे जो रेंज होता है, और हम इसे 5 डिफरेंट पार्ट्स में हम यहाँ पे या 5 डिफरेंट कैटेगरीज में, फॉर एग्जांपल वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो एंड वेरी लो। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के अंतर को निकालते हैं जो रेंज होता है, और उस रेंज में जो डिजिट है उसे 5 से डिवाइड करके जो आता है हम उसी के आधार पे हम यहाँ पे रेंज को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट अ कोरोप्लेथ मैप टू रिप्रेजेंट द लिटरेसी रेट्स इन इंडिया इन 2001 एज गिवन इन टेबल 3.10। अब टेबल 3.10 को अगर आप यहाँ पे देखें तो टेबल 3.10 में आपको यहाँ पे एक यहाँ पे डेटा दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर अलग अलग स्टेट्स के यहाँ पे दिया गया है, जैसे लिटरेसी रेट 55.5 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, और बाकी तो 55। तो यहाँ पे देखना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है एज अ रेंज, और उसे 5 से हम डिवाइड करके, उसे 5 से हम क्या करके डिवाइड करके हम यहाँ पे रेंज को जनरली क्या करते हैं? निकालते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड थिंग, identify the range within the data. In the present case, the states recording the lowest and the highest literacy rate, तो lowest बिहार का 47 and highest केरला का 90.9%। ऑलमोस्ट अगर 91 को लें तो 91 में अगर 47 को अगर आप सब्सट्रैक्ट कर दें तो 44 हमें यहाँ पे रेंज निकल रहा है। अब इस 44 को हमें 5 डिफरेंट कैटेगरीज लाइक वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो एंड वेरी लो में अगर करना है तो हम इस 44 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो राउंड फिगर में हमारे पास कितना आएगा? 9 आएगा। तो हमें 9 का क्या लेना है? इंटरवल लेना है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ दिस कैटेगरीज अलोंग विद द रेंज ऑफ ईच कैटेगरी, एड 9 टू द लोवेस्ट वैल्यू 47 एज सो ऑन, वी विल फाइनली गेट फॉलोइंग कैटेगरीज लाइक 47 टू 56, देन 56 टू 65, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी स्टेट्स पढ़ रहे हैं हम उस टेबल से सॉर्ट करके इसे अभी क्या कर देंगे? ग्रुपिंग कर देंगे। नेक्स्ट वन 65, 74, 74 टू 83 एंड 83 टू 92। अब इसके बाद फिर हम इस तरीके से क्लास इंटरवल बनाने के बाद जो भी स्टेट्स की लिटरेसी रेट इनके इंटरवल में पड़ रही है हम वहाँ पे रखेंगे, और रखने के बाद फिर डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हम डिफरेंट प्रकार के शेड्स का या यूज़ का या कलर्स का यूज़ करेंगे, और हम उसमें लोअर वैल्यू से हम किधर की ओर प्रोसीड करेंगे? हायर वैल्यू की ओर प्रोसीड करेंगे। आप इस मैप को देखिए, इस मैप
इस मैप में आप डिफरेंट प्रकार के शेड्स का यूज होते हुए देख रहे हैं। आप यहाँ पे लेजेंड में देखें तो लेस देन 56, 56 to 65, 65 to 74, 74 to 83 एंड अबव 83। यहाँ पे लेजेंड में डिफरेंट प्रकार के कलर्स का या शेड का यूज हुए देख रहे हैं। और इस पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री बने हुए इंडिया के पॉलिटिकल मैप के डिफरेंट स्टेट्स को डिफरेंट कलर के लिटरेसी रेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले शेड्स के द्वारा हमने यहाँ पे कोरोप्लेथ मैप को क्या किया है, प्लॉट किया है। यहाँ पे आगे अगर आप देखें तो कोरोप्लेथ मैप में इतनी ही बात है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीमेटिक मैप रिप्रेजेंटेशन इज आइसोप्लेथ मैप। तो अभी तक हमने डॉट मैप और कोरोप्लेथ मैप को डिस्कस किया, लेकिन फिर यहाँ पे बात आती है कि आइसोप्लेथ मैप। अगर आप अपने एक साल पहले के क्लास 11 के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के कुछ बेसिक टर्म्स को अगर आप याद करिए, जो आप लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था, आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोनेफ, आइसोहेलाइन, आइसो आप बोल सकते हाइट्स है ना, आइसोथर्म, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोप्लेथ मैप। आइसोप्लेथ मैप क्या है हम थोड़ी देर में डिस्कस करने के लिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि आइसोप्लेथ मैप एज अ थीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्यों आइसोप्लेथ मैप की हमें जरूरत होती है। वी हैव सीन दैट द डेटा रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कोरोप्लेथ मैप्स। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से जुड़े हुए डेटा के लिए वी जनरली प्रेफर द कोरोप्लेथ मैप्स। इफ द वेरिएशंस विद इन द डेटा, लेकिन अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में डेटा कुछ और है, दूसरे में डेटा कुछ और है, तो परफेक्टली कोरोप्लेथ मैप यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में इज देयर एनी इंटरनल वेरिएशन एग्जिस्ट, so we generally prefer isopleth map. The variation within the data in many cases may also be observed on the basis of natural boundaries. For example, variations in the degree of slope. अगर मैं बोलूं कि एक ही बाउंड्री में टेम्परेचर एक ही जगह पे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग है, प्रेशर अलग अलग है, स्लोप अलग अलग है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन सेंटीमीटर अगर अलग अलग है, तो इस प्रकार के जोग्राफिकल फीचर को दिखाने के लिए हम उन सभी अलग अलग जगहों में डिफरेंट लाइंस के वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए हम एक लाइन वहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो इक्वल वैल्यू के सभी लाइंस को प्लॉट करते हुए एक इमेजिनरी लाइंस कहीं ना कहीं वो ड्रॉ करता है, प्लॉट करता है, और इसी इमेजिनरी लाइंस जो इक्वल वैल्यू ऑफ लाइन से मिलकर बनता है हम उसे ही आइसोप्लेथ मैप जनरली कहते हैं। These geographical facts may be represented by drawing the lines of equal values. All such maps are termed as iso. आइसोप्लेथ में आइसो का मतलब ही क्या होता है, इक्वल होता है, ये ध्यान में रखेंगे, और प्लेथ का मतलब ही क्या होता है, लाइंस। तो इक्वल लाइंस को मिलाते हुए जो एक लाइन वहाँ पे प्लॉट की जाती है, या इक्वल पॉइंट्स को मिलाते हुए जो लाइन वहाँ पे प्लॉट की जाती है, हम उसे ही आइसोप्लेथ मैप कहते हैं। Thus an imaginary line which joins the places of equal values is referred to as isopleth. अब different types of isopleth, अब isopleth आपसे पूछ लिया, लेकिन बताएंगे चलिए कुछ isopleths के एग्जाम्पल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इक्वल टेम्परेचर वाला, आइसोथर्म इक्वल प्रेशर, आइसोबार इक्वल रेनफॉल, आइसोहाइट्स इक्वल क्लाउडीनेस, आइसोनेफ इक्वल सनशाइन, आइसोहेल्स इक्वल हाइट, कंटूर्स इक्वल डेप्थ, isobars and equal salinity, isohaline, they all are the examples of isopleth. रिक्वायरमेंट, अब इस आइसोप्लेथ मैप को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। बेस लाइन मैप डिपिक्टिंग पॉइंट लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, जो डिफरेंट लोकेशंस के पॉइंट लोकेशन को क्या करे, एक बेस लाइन मैप के द्वारा हम दिखा सकें। अप्रोप्रिएट डेटा ऑफ टेम्परेचर का डेटा चाहिए, प्रेशर, रेनफॉल, जिस भी थीम को आप रिप्रेजेंट करना चाहें अलग अलग वेरिएशंस के अकॉर्डिंग सेम में हम उसके डेटा को भी हमें जरूरत लगेगी। यहाँ पे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, अब देखिए इसी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट होता है फ्रेंच कर्व, जिसमें डिफरेंट प्रकार के प्लास्टिक के बने हुए कर्व होते हैं, और उस कर्व का यूज करके हम मैप में आइसोप्लेथ लाइंस को कर्व्ड वाइज क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। सो फ्रेंच कर्व की भी यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है। किन चीज़ों को या किन रूल्स को ध्यान में रखना है,
एन इक्वल इंटरवल ऑफ वैल्यूज बी सेलेक्टेड, इक्वल इंटरवल के वैल्यू लेना है, 5, 10, 20 का यहाँ पे ले सकते हैं, आइडियल होता है। द वैल्यू ऑफ आइसोप्लेथ शुड बी रिटन अलोंग द लाइन ऑन ईदर साइड और इन द मिडिल बाय ब्रेकिंग द लाइन। जो आइसोप्लेथ की जो वैल्यू है वो लाइन के दोनों ओर लिख सकते हैं, या उस लाइन में भी उसके बीच वाले पार्ट में हम कई बार ब्रेक करके लाइन को दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू में कई बार पूछा जाने वाला सवाल इस आइसोप्लेथ से जुड़ा हुआ एक स्पेसिफिक टर्म क्या है, इंटरपोलेशन है। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, इसे समझिए ध्यान से। इंटरपोलेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट द इंटरमीडिएट वैल्यू। इंटरपोलेशन का मतलब ही होता है कि बगल वाले आइसोप्लेथ की वैल्यू कुछ और है, इधर वाले आइसोप्लेथ की वैल्यू कुछ और है, तो उसके बीच में, उन दोनों आइसोप्लेथ के बीच में एक जो इंटरमीडिएट वैल्यू को जो इंसर्ट करते हैं, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच में होता है, हम इसे ही इंटरपोलेशन कहते हैं। सच एज टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट चेन्नई एंड हैदराबाद और द स्पॉट हाइट ऑफ 2 पॉइंट। स्पॉट हाइट का मतलब क्या होता है कि 2 पॉइंट्स के बीच का एक ऐसा पॉइंट जो छिपा हुआ होता है, जिसे हम लोग जनरली कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम उसे ही स्पॉट हाइट्स कहते हैं। जनरली ड्राइंग ऑफ आइसोप्लेथ्स ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ सेम वैल्यू इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरपोलेशन। अब मेथड ऑफ इंटरपोलेशन क्या है? फर्स्टली डिटरमाइन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू को मैप में डिटरमाइन करना है। कैलकुलेट द रेंज, रेंज का मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को लेना है। बेस्ड ऑन रेंज डिटरमाइन द इंटरवल इन अ होल नंबर लाइक 5, 10, 15, और इस यहाँ पे अ पॉइंट ऑफ आइसोप्लेथ के आधार पे आप लोग कई बार इंटरपोलेशन या कई बार हम लोग स्पॉट हाइट्स की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। इंटरपोलेशन वाला ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इंटरपोलेशन किस मैप से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है वो आइसोप्लेथ से जुड़ा हुआ है। द इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑन द मैप एंड interpolated values. For example, in an isotherm map of 2 places show 28 डिग्री सेल्सियस एंड 33 डिग्री सेल्सियस। एक ऐसा आइसोप्लेथ मैप जिसमें दो जगह एक 28 डिग्री सेल्सियस और एक 33 डिग्री सेल्सियस को दिखा रहा है। एंड इफ यू वांट टू ड्रॉ द 30 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब अगर मैंने बोला कि मुझे एक जगह 28 है और एक जगह 33 है, और मुझे इन दोनों के बीच में 30 डिग्री सेल्सियस का मुझे आइसोथर्म दिखाना है, ये 30 से कम है, 30 से ज़्यादा है। सपोज द डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर और 10 मिलीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन 28 एंड 33 इज 5। अब देखिए इसके बीच के डिफरेंस को देखें तो अब कितने का है, जनरली 5 का है। सो 30 इज 2 पॉइंट अवे फ्रॉम 28। इसका मतलब क्या है, ये जो 30 होगा ये 28 से 2 पॉइंट आगे होगा, और ये 33 से ये 3 पॉइंट क्या होगा, पीछे होगा। 33 का टेम्परेचर है और 28 का टेम्परेचर है, इसके बीच में मुझे 30 डिग्री सेल्सियस का क्या लेना है, मुझे अगर आइसोथर्म लेना है तो 28 डिग्री सेल्सियस का जो आइसोथर्म है उससे 30 डिग्री सेल्सियस का जो आइसोथर्म होगा 2 पॉइंट आगे होगा, और 33 डिग्री सेल्सियस का जो आइसोथर्म है उससे 30 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म क्या होगा, 3 डिग्री बिहाइंड होगा। दस आइसोथर्म ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस विल बी प्लॉटेड 4 मिलीमीटर अवे फ्रॉम 28 डिग्री सेल्सियस और 6 मिलीमीटर अहेड। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने टेम्परेचर का बताया कि 30 डिग्री है तो 28 उससे 2 डिग्री पीछे होगा, और 33 है तो वो उससे 3 डिग्री पीछे होगा। लेकिन अगर हम इसे मिलीमीटर के रिगार्डिंग देखें तो जो पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट हो सकता है 4 मिलीमीटर आगे हो सकता है, और वो 6 मिलीमीटर वो कहीं ना कहीं वो अहेड भी हो सकता है यहाँ पे। तो ड्रॉ द आइसोप्लेथ ऑफ मिनिमम वैल्यू फर्स्ट, अदर आइसोप्लेथ में बी ड्रॉ अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स को आप देख पा रहे हैं, और फिर दोनों के बीच में इंटरपोलेशन के आधार पे हम कुछ वैल्यू को उसके आगे दिखा रहे हैं और कुछ वैल्यू को उससे कम दिखा रहे हैं। अगर आइसोप्लेथ यहाँ पे खींचा गया फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री सेल्सियस का, और यहाँ पे अगर है 25, और यहाँ पे अगर है फॉर एग्जाम्पल 32, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे है तो इसका मतलब ये होगा ये 30 से कम है और ये 30 से ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान हम लोग आइसोप्लेथ मैप को ड्रॉ करते हुए ध्यान में रखते हैं। सो इस डिस्कशन में हमने डॉट मैप्स, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ और डायनेमिक या फ्लो मैप या फ्लो चार्ट को इन डिटेल डिस्कस किया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चैप्टर और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ आप सभी बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।